Hello everyone, I am Sumit Pawar and this is the School of Law. As you know that कि यूपी एपीओ की प्री की एग्जाम डेट आ चुकी है एंड दिस इज 22 मार्च 2026। जहां तक उम्मीद है कि सेंटर आपका लखनऊ या प्रयागराज ही रहने वाला है, तो बेटर होगा कि आप थोड़ा अपना टिकट करा लीजिए, क्योंकि उधर एट ए टाइम टिकट मिलती नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और बात अब ये आती है कि 22 तारीख को एग्जाम है, मेंस की डेट भी आ चुकी है, जून में होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है हाउ टू प्रिपेयर। क्या प्री और मेंस साथ लेकर चलें अब, या सिर्फ हम सारा फोकस अपना प्री पर शिफ्ट कर दें। देखिए, जैसा कि प्री की डेट आ चुकी है और जब से सितंबर से फॉर्म भरे गए थे और अब तक का आपने मेंस भी जरूर तैयार किया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि अब अपने मेंस के सिलेबस को कर दीजिए बंद, लिटरली। अब आप सिर्फ इतना कीजिए कि जितना भी आपका फोकस है वो सारा आप प्री पर शिफ्ट कर दीजिए। 50 दिन लगभग इसके बचे हैं, सिलेबस काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें जीएस भी इंक्लूड है। तो याद रखिएगा, इस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्री के एग्जाम पर ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि हम इन 50 दिनों में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जब हम पहला सब्जेक्ट यानी कि अगर हम सबसे ज्यादा वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो रहने वाला है वो रहने वाला है बीएनएस का। बीएनएस 30 मार्क्स का है, इसमें 30 मार्क्स। हाउ टू प्रिपेयर बीएनएस, सब्जेक्ट वाइज काम कीजिए, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको काम करना होगा कि मुझे बीएनएस तैयार करना है, तो मैं अपना बीएनएस कैसे तैयार करूं। ध्यान से सुनिए। एक तो सेक्शन याद रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जितना भी यूपी का रिकॉर्ड रहा है, स्पेशली एपीओ को लेकर, जुडिशरी भी उसका यही ऐसा ही हाल रहता है, सेक्शन पर बहुत ज्यादा वो ध्यान देता है। तो अपने सेक्शंस को अच्छी तरह से कर लेना, और खासकर उन सेक्शंस को जो नए ऐड हुए हैं, जैसे टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, चेन स्नेचिंग। तो इन सारी चीजों को अच्छी तरह से, जितने भी सेक्शंस ऐड हुए हैं उन सारे सेक्शंस को अच्छी तरह से कर लेना। दूसरा आपको ध्यान देना है इलस्ट्रेशंस पर। इलस्ट्रेशन, बीएनएस की इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी प्रोविजन हैं, उन प्रोविजन की जो भी इलस्ट्रेशन है, एक एक इलस्ट्रेशन को अच्छी तरह से पढ़कर जाइएगा। जो भी मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन आता है, याद रखना, वो इलस्ट्रेशन में से आता है। बीएनएस का प्रोविजन टफ नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बीएनएस का प्रोविजन टफ नहीं है। बीएनएस का जो मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका इलस्ट्रेशन से। तो सेक्शन, इलस्ट्रेशन, थर्ड, एंड दैट इज अ प्रोविजन, यानी कि जो सेक्शन के अंदर का पार्ट होता है, प्रोविजन, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, ठीक है, ओके, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके काइंड्स क्या है, इन सब चीजों पर। तो कुछ प्रोविजंस आप अच्छी तरह से देख लेना, बेरेट को अच्छी तरह से कमांड करना। और फोर्थ में हम रखेंगे केस लॉज को। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा मुझे डाउट है केस लॉज को लेकर। अगर हम पुराने एपीओ की बात करें तो, क्योंकि पुराने सब्जेक्ट थे, सीआरपीसी थे, एविडेंस थे और आईपीसी थे, तो केस लॉ काफी आते थे। बट अभी 2 एग्जाम हुए हैं, एक तो छत्तीसगढ़ हुआ है, एक उत्तराखंड हुआ है। दोनों ने ही केस लॉज को नहीं दिया है अपने एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में नए लॉज पर एग्जाम हुआ है तो कोई केस लॉ नहीं आया है, यानी कि उन्होंने कोई केस लॉ नहीं पूछा है प्री के एग्जाम में। सेम यही रिपीट हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी नए लॉज और पुराने लॉज दोनों पर एग्जाम हुआ था, कोई एक केस लॉ भी उन्होंने नहीं पूछा है। तो यहां डाउट है। अब यूपी आईपीसी वाला केस लॉ पूछेगा, देखो वैसे तो मेंस में वही लिखना है, आप समझिए, कोई अलग से केस लॉ नहीं है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के डिफरेंस के बीच में आपको आर वर्सेस गोविंदा के साथ ही जाना है, पुनैया का केस ही आपको लिखना होगा एक्सेप्शन में। पर बात यह है कि वो प्री में केस लॉज के साथ जाता है या नहीं जाता है, यहां थोड़ा सा डाउटफुल है। बट फिर भी रिस्क न मत लीजिए और केस लॉज को अच्छे से तैयार करके जाइए। इसलिए मैंने केस लॉज को वहां पे 4th नंबर पे रखा है। सेक्शन, इलस्ट्रेशन, प्रोविजन, केस लॉ, इस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, 1000 एमसीक्यू लगा दिया। 1000 एमसीक्यू लगाने के बाद पता चला कि उसमें इलस्ट्रेशन तो बहुत कम थी, सेक्शन बहुत कम थे, क्योंकि बहुत सारी बुक ऐसी आती है जिसमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। जैसे सिंघल की बुक ले लीजिए, उसमें सेक्शन बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ज्यादातर। तो ऐसी गलती मत कीजिए।
हर एक टॉपिक वाइज पर अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो आपका वेटेज रहने वाला है दैट इज अ बीएनएसएस। बीएनएसएस रहेगा आपका 25 मार्क्स का। अब बीएनएसएस में क्या करना है, तो सबसे पहले सेम वही कि बीएनएसएस के सेक्शन, सबसे ज्यादा मुझे जो लग रहा है कि जो वेटेज रहेगा सेक्शन में वो बीएनएसएस का रहने वाला है, और ये शुरू से रिकॉर्ड रहा है यूपी का। यूपी बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन सबसे ज्यादा पूछता है, तो और सबसे ज्यादा टफ अगर किसी के सेक्शन याद करने हैं तो ये भी सच्चाई है कि वो बीएनएसएस है। क्यों? क्योंकि यहां पर इंपोर्टेंट सेक्शन का वेटेज बहुत ज्यादा है। बाकी लॉज में ऐसा नहीं है, बाकी लॉज में इंपोर्टेंट सेक्शन का वेटेज कम है, बीएनएसएस में इंपोर्टेंट सेक्शन का वेटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। सेकेंड, अब इलस्ट्रेशन तो बीएनएसएस में नहीं आती है जनरली, ठीक है। बीएनएसएस में इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, तो यू कैन स्किप इट। नाउ द प्रोविजन। प्रोविजन मेन रहेगा यहां पर प्रोविजन। बीएनएसएस का सेक्शन में से क्वेश्चन बनेगा या उसके प्रोविजन में से बनेगा। केस लो से भी बीएनएस के क्वेश्चन नहीं बनता, हार्डली एक कोई केस लो पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज नहीं। मेन आप करना सेक्शन और प्रोविजन बीएनएसएस को। नेक्स्ट वन इज अ बीएससी। बीएससी का जो वेटेज रहने वाला है दैट इज अ 20 मार्क्स, 20 नंबर का आपका बीएससी आएगा। अब यहां पर तो पहले नंबर पर तो मैं हमेशा सेक्शन को ही रखूंगा, यानी कि आपको सेक्शन पता होना चाहिए, रजिस्ट्री कहां है आपको पता होना चाहिए, डाइंग डिक्लेरेशन कहां है आपको पता होना चाहिए, एडमिशन कहां है, कन्फेशन कहां है, ओरल डॉक्यूमेंट कहां है, ठीक है, सॉरी ओरल एविडेंस कहां है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह। दूसरा, फिर से मैं आपको आऊंगा इलस्ट्रेशन पर। यहां पर सेकंड नंबर पर रखेंगे हम इलस्ट्रेशन को। देखिए बीएससी में इलस्ट्रेशन ज्यादा नहीं है, पर जितने भी प्रोविजन में इलस्ट्रेशन है, जैसे स्टार्टिंग के सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें जितनी भी इलस्ट्रेशन है इनकी इलस्ट्रेशन को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। सेक्शन 94, 95 की इलस्ट्रेशन को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन वहां पे। जितना भी बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर है, उस बर्डन ऑफ प्रूफ में काफी इलस्ट्रेशन है, उनकी इलस्ट्रेशन को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिविलेज कम्युनिकेशंस में इलस्ट्रेशन आती है, वहां अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो जितना भी बीएससी में इलस्ट्रेशन दिया गया है उस इलस्ट्रेशन के पार्ट को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ओके, नाउ द थर्ड नंबर इज प्रोविजन। जितना भी प्रोविजन आता है उस प्रोविजन से क्वेश्चन। एंड द फोर्थ वन इज केस लॉज। बीएससी में बहुत ज्यादा केस लॉज नहीं है, पर जितने भी केस लॉज हैं वो इंपॉर्टेंट है। डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बहुत बार पूछा गया है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए जितना भी केस लॉज है, पलविंदर कौर, पकाला नारायण स्वामी, तो बहुत ज्यादा केस लो नहीं है, पर जितना भी है लैंडमार्क है, अच्छी तरह से तैयार करके जाइए, रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका बीएससी। नेक्स्ट वेटेज आपका रहेगा दैट इज द पुलिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन। कितने नंबर का आ रहा है ये आपका? ये आ रहेगा आपका 15 मार्क्स का। अब देखिए इसमें से आपको जो करना है सबसे पहले सेक्शंस। अब देखिए पुलिस एक्ट के सेक्शन तो परेशान नहीं करते हैं, मगर रेगुलेशन में जो पैरा है वो बहुत ज्यादा है, तो सारे पैरा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जितना भी प्रीवियस ईयर में पैरा पूछा जा चुका है, एक तो उस पैरा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर का पैरा। पुलिस एक्ट और रेगुलेशन में जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई चेंज तो हुआ नहीं है। तो जितना भी हो सकता है प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू कम से कम 5 टाइम्स और मिनिमम 5 टाइम्स रिपीट कीजिए उसको। पुलिस एक्ट के सेक्शन पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। सेकंड, जितना भी प्रीवियस में प्रोविजन पूछा जा चुका है उस प्रोविजन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पुलिस एक्ट में जितना हो सकता है प्रीवियस पर फोकस कीजिए, जितना हो सकता है। और जब आप प्रीवियस पर फोकस करेंगे ना, एक तरीका है मेरे पास बहुत अच्छा, कि जब आप प्रीवियस पर फोकस करेंगे तो जो प्रीवियस में बार बार पूछा गया है उसके आसपास के 1-2 सेक्शन को नजर मार लीजिएगा। ऐसा होता है बहुत बार कि क्या करता है कमीशन कि प्रीवियस के पेपर को देखता है एग्जामिनर बहुत बार, और फिर वो नहीं देता है जो पूछा गया है, तो उसके जो ऊपर नीचे वाला जो सेक्शन है वो दे देता है।
क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर में सेक्शन पूछे जा गए हैं डायरेक्टली या प्रोविजन से, उसके ऊपर नीचे के जो प्रोविजन हैं उनको भी अच्छी तरह से करके जाइएगा, क्योंकि पूरा पैरा याद करना रेगुलेशन का इट इज वेरी टफ, लिटरली इट इज वेरी टफ, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पुलिस एक्ट में आप सेक्शन और प्रोविजन और जितना भी प्रीवियस है इसका वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसका प्रीवियस इलस्ट्रेशन आती नहीं है, केस लो कोई है नहीं इसका, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। नाउ द लास्ट वन इज एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज कितना है, देखो आप वैसे 10 मार्क्स का दिया हुआ है, पर मैं इसको 10 मार्क्स नहीं रखूंगा, मैं इसको रखूंगा 14 मार्क्स। 14 मार्क्स क्यों? 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस में आने वाली 4 नंबर की पॉलिटी, तो टोटल हो गए 14 मार्क्स। अलग करके मत चलिए। अब इसमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल कहां है, एडवोकेट जनरल कहां है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां है, एवरीथिंग, जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सब आपको याद होना चाहिए। फिर वो चाहे पॉलिटी से रिलेटेड है या आपके फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी या इमरजेंसी के प्रोविजन से रिलेटेड है, डजंट मैटर। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड वन इज दैट यहां पर वेटेज रहेगा सबसे ज्यादा फिर सेकंड नंबर पर केस लॉज का। और हां, केस लॉज आपको जो लैंडमार्क है वो तो आपको करना ही है। ठीक है, एक गोपालन हुआ है ना, मेनका गांधी हुआ, तो ये तो सब आपको करना ही है। इसके साथ में 2023, 2024 और 2025 इन तीनों साल के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट लगभग ये आपके पड़ेंगे 25 के आसपास। ठीक है, जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, 25 जजमेंट हैं ऐसे, 25। ये 25 जजमेंट अच्छे से कर लेना। क्यों कह रहा हूं मैं, अभी उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर प्री का, एक क्वेश्चन पूछा गया था वहां से इन्हीं 25 जजमेंट में से। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन्हीं जजमेंट में से। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी 23, 24, 25 इससे पहले करने की जरूरत नहीं है। 23, 24 और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2024 के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2024 में 9 जजेस की बेंच तक के जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो याद रखना 2023, 24, 25 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट करके जाना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? 5 मिनिमम 5 नंबर ऑफ जजेस की बेंच को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट कहते हैं। तो 5, 7, 9, 11 इन जजमेंट, इन बेंच के जो जजमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। तो वो अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लेना। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इसमें केस लॉ के बाद आप क्या करेंगे? केस लॉ के बाद आप रखेंगे इसमें प्रोविजन को, 3rd नंबर पर रखेंगे प्रोविजन को। ठीक है, प्रोविजन आप अच्छे से करके जाना। ओके, तो आर्टिकल्स अच्छे से याद करना, केस लॉज अच्छी तरह से याद करना, प्रोविजन एक बार देख लेना। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कैग को अपॉइंट कौन करता है? तो ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर फिर 4th नंबर पर हम रखेंगे अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो। इसमें से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो स्टैटिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा लेटेस्ट अमेंडमेंट। लेटेस्ट अमेंडमेंट जैसे लास्ट कितना हुआ है? 106th अमेंडमेंट, 100 से लेकर और 106 तक के अमेंडमेंट, 100 से लेकर 106 तक के अमेंडमेंट अच्छी तरह से रेडी करके जाना कि 100 से लेकर 106 तक के अमेंडमेंट क्या हैं। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। तो स्ट्रेटेजी होती है प्री की, याद रखना। ऐसे नहीं कि आप एमसीक्यू बुक उठाया और बस हो गए शुरू, कोई फायदा नहीं है। टोटली टाइम वेस्ट, लिटरली टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। सो डोंट डू दिट, डोंट डू दिस। इज इट क्लियर? आप क्या कीजिए, अपने साथ बेरेक्ट रखिए, एमसीक्यू की बुक रखिए, पहले वो प्रोविजन बेरेक्ट से पढ़िए। आपने 2 चैप्टर ले लिए, 2 चैप्टर आपने बेरेक्ट से पढ़े, उसके बाद सीधा उस 2 चैप्टर के एमसीक्यू लगा दिए।
वन ऑफ द बेस्ट वे। स्टिकी नोट्स अपने पास रखिए, कोई ऐसा लैटिन मैगजीन आया है, कोई ऐसा केस लो आया है, तुरंत स्टिकी नोट्स पे लिखिए, अपने बेरेक्ट पर पेस्ट कर दीजिए। वन ऑफ द बेस्ट वे प्री को क्रैक करने के लिए। अगर आप इस तरह से पूरा अपने एक स्ट्रक्चर बनाकर स्टडी करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप प्री का एग्जाम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टफ नहीं है, याद रखना। टफ नहीं है, टफ बनाते हैं उसको हम। क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, एमसीक्यू की बुक लेंगे और एमसीक्यू की बुक लेकर लग जाएंगे। कोई फायदा नहीं है। जब तक आपको बेरेट का नॉलेज नहीं है, आपको बेरेट की रीडिंग करना नहीं आता है, तो आप कितना भी एमसीक्यू की बुक पढ़ लीजिए, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, लिटरली टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड डोंट डू दिस। इज इट क्लियर? अब बात आती है जीएस की। जीएस में मैं आपको ये राय, देखो जीएस में 4 नंबर की पॉलिटी तो इधर हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब जीएस में मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जीएस में एक तो सबसे पहले आपको फोकस करना है हिस्ट्री पर। क्यों? हिस्ट्री आएगी आपकी 16 नंबर की, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 16 मार्क्स। ठीक है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है। हिस्ट्री को सबसे पहले प्रिपेयर करना। उधर पॉलिटी आपकी हो गई है 4 नंबर की, पॉलिटी हो गई है 4 नंबर की, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो जाएगी। फिर उसके बाद आप प्रिपेयर करना ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी को क्यों प्रिपेयर करना? ज्योग्राफी में ना स्टैटिक पॉइंट आते हैं, कुछ 10-15 एक ऐसे टॉपिक हैं जो आप 10-15 टॉपिक करके चले जाइए, आपके मोस्टली ज्योग्राफी के क्वेश्चन वहां से सही हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद आप ज्योग्राफी अपॉइंट कीजिए। अब करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा होता है, 8 से 10 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, तो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रेडी कर लेना, देख लेना उसको। ठीक है, कोई बहुत बड़ी मैगजीन लेके बैठने की जरूरत नहीं है, मैगजीन से अब नहीं होने वाला। ठीक है, एमसीक्यू की कोई बुक लीजिए करंट की, अभी हाल फिलहाल की, जिसमें 8-10 महीने की करंट हो, उससे एमसीक्यू कीजिए। मैगजीन का टाइम गया, क्यों? आप 15-20 दिन तो मैगजीन पढ़ने में लगा देंगे, फिर उसको रिवाइज भी करना है, और अगर मैगजीन 3 बार रिवाइज नहीं की तो फिर क्या ही फायदा फिर मैगजीन पढ़ने का, फैक्ट याद नहीं रहेंगे आपको। मैं बिल्कुल कह रहा हूं इस बात को। तो बेटर होगा कि आप एमसीक्यू के साथ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात बचता है साइंस का। देखो यहां पर मैं कहूंगा कि आपकी इच्छा है, लो पर ज्यादा फोकस करना, लो पर फोकस ज्यादा रहना चाहिए। 150 मार्क्स में से आपका 100 नंबर का लो रहेगा और 50 नंबर का आपका जीएस रहेगा। देखो लो में तो इतनी मेहनत करना कि लो में से आपको 100 ही अटेम्प्ट करने हैं। 100, 97-98 चलेगा, पर ये नहीं कि आप 80 अटेम्प्ट कर आ रहे हैं, आप 70 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। बल हो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। पर अगर आपने लो के एग्जाम में 97-98 के आसपास अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। समझ जाना इस बात को, क्योंकि 80 अटेम्प्ट करने वालों का नंबर नहीं आने वाला। मैं फिर आपसे कह रहा हूं जीएस में चलेगा 50 में से 20 अटेम्प्ट करने हैं ना, 30 छोड़ने, छोड़ देना। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अगर लो अच्छा है ना, जीएस इज जस्ट अ कोरोबरेटिव, इट्स नॉट अ सब्सटेंटिव। लो इज अ सब्सटेंटिव। जीएस में अगर आपके 20 नंबर भी आ गए ना और लो आपने अच्छा कर दिया, अच्छा मतलब अबव 90, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और हां, जीएस के क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना, तुक्के मत लगाना वहां पर, क्योंकि जीएस में 90% चांसेस आपके ये होते हैं, क्योंकि बच्चा जीएस पढ़ता नहीं है जुडिशरी का, 90% चांसेस ये हैं कि आपके जीएस में लगने वाले तुक्के गलत ही होंगे, क्योंकि आपके पास कोई लॉजिकल माइंड नहीं है ना जीएस के बारे में। लो के बारे में तो आपका लीगल माइंड काम कर जाता है ना, वहां तो आपके लॉजिक भी सही हो जाते हैं। जीएस में लॉजिक सही नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो इसलिए जीएस में अगर आप 20 भी अटेम्प्ट करेंगे ना, मतलब 20 सही अटेम्प्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए। आपको पता है कि भाई मेरे 50 में से 20 सही हैं और 30 में अब मुझे नहीं आता, छोड़ देना, बिल्कुल वहीं के वहीं छोड़ देना पेपर, कोई जरूरत नहीं है करने की। मैं सच बता रहा हूं, आपकी लास्ट टाइम है ना एपीओ का, ऐसी ही गड़बड़ हुई थी एपीओ की। जीएस का पेपर टफ आएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जीएस का पेपर टफ ही देता है यूपी आयोग। जुडिशरी का एग्जाम हुआ था 2023 वाला, बहुत टफ पेपर आया था जीएस का।
इसलिए जीएस में तो अगर आपके 20 नंबर भी सही हो जाए ना तो भी आपकी बल्ले बल्ले है, अगर आपका लो अच्छा हो गया है तो। लो में स्कोर करना है अबव 90, जीएस में 20 तक हो रहा है चलेगा, 110 पर आपका नंबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा प्लानिंग से तैयारी करो, जीएस को टाइम दो, पर इतना नहीं कि जीएस आपके लो को इफेक्ट कर जाए, क्योंकि मेरिट फिर भी लो से ही बननी है, यह बात तय है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा देख लेना, मैंने तो पूरी समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी को और अच्छा करना है तो आप मुखर्जी नगर आकर इसकी यूपीएपीओ की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है 6 तारीख से, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज से थोड़ा ये हो जाता है कि आपको अपनी तैयारी को पता चल जाता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, और अच्छा रहता है, को प्रेशर में टेस्ट देना ना बहुत अच्छा रहता है। तो आप ऐसा करना कि आप 6 तारीख से फ्राइडे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, फ्राइडे सैटरडे संडे, हर फ्राइडे सैटरडे संडे जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक टेस्ट सीरीज चलेंगे, टोटल 25 टेस्ट होंगे। इस बारे में आकर आप मुखर्जी नगर आकर आप सेंटर पर एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, और हम आपके साथ पूरी तरह से हैं आपकी तैयारी में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय, टेक केयर।